दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में मैं आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो के अंदर हम वेस्पर थ्योरी को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको वेस्पर थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। दोस्तों वेस्पर थ्योरी का हिंदी नाम है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कहते हैं, जो शॉर्ट रूप में हम इसको VSEPR थ्योरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन सबसे पहले 1940 में सिज्विक और पावेल नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में इस सिद्धांत को 1957 के अंदर कुछ संशोधन किया गया और इसको विकसित किया गया। ये भी दो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था, गिलेप्सी और नाइहोम। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किया और इस सिद्धांत को विकसित किया। देखिए ये सिद्धांत संयोजकता कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया पर आधारित है, और इस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएँ हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, अणु की जो आकृति होती है वो इन संयोजकता कोष के जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों संयोजकता कोष क्या होता है? किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोष होता है उसको संयोजकता कोष कहते हैं, और उस संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो प्रकार से हो सकती है, एक आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और दूसरा अनाबंधित इलेक्ट्रॉन जिसको हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो तीसरी जो अवधारणा थी वो ये है कि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोस्तों जो संयोजकता कोष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अब्वर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर समान आवेश पाया जाता है जो कि ऋण आवेश होता है, इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जो अणु की जो आकृति है वो इन संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ही निर्भर करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हमने दूसरी अवधारणा में पढ़े, ये आबंधी हो सकते हैं और अनाबंधित भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। चौथी अवधारणा है इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रतिकर्षण बल कम से कम लगे, अर्थात तो वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। यानी जो संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि उनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण लगे, अर्थात तो वो दूर दूर होंगे जिससे प्रतिकर्षण बल कम लगे। इसी प्रकार यदि कोई अणु अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है तो उस अनुनादी संरचना की प्रत्येक अवस्था के अंदर यानी प्रत्येक संरचना के अंदर ये सिद्धांत लागू होता है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है उसका क्रम इस प्रकार है कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा लगता है, फिर दूसरे नंबर पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, और सबसे कम जो प्रतिकर्षण है वो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में लगता है, अर्थात LP सबसे ज़्यादा, LP-BP उससे कम, और सबसे कम BP-BP के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। इसके बाद में अगला जो अवधारणा थी इसकी, वो अवधारणा इस प्रकार है, यदि केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ेगा, अर्थात उनके बीच का जो कोण है वो बढ़ता है, और परमाणु के बीच में जो वास्तविक आबंध कोण है वो कम हो जाता है, और इस प्रकार इनकी जो ज्यामिति है वो भी अनियमित हो जाती है। जैसे हम जल की बात करें, और जल के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसकी जो आकृति है वो रेखीय होनी चाहिए और बंध कोण का मान 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो इस प्रकार ही व्यवस्थित होंगे, तब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कम लगता है। लेकिन इसकी आकृति अनियमित हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस प्रकार जुड़े हुए हैं, और इसके बीच में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, तो 6 में से दो इलेक्ट्रॉन तो ये बंध बनाने के काम में आ रहे हैं जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे हैं जो कि बंध बनाने के काम में नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी संरचना हम देखें तो इस संरचना इस प्रकार होगी, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसका जो वास्तविक कोण 180 डिग्री ना होकर इसका वास्तविक कोण कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री, यानी 104 डिग्री 5 मिनट इसका
वास्तविक कोण होगा, क्योंकि इनके बीच में ये लोन पेयर हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। इनके बीच में प्रतिकर्षण लगने से ये इस बंध को इधर धकेलेगा और ये इस बंध को इधर धकेलेगा, जिससे क्या होगा, इसका जो बंध कोण का मान है वो 180 डिग्री से घटकर 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। तो इस प्रकार इनकी जो ज्यामिति है, जो जल के अणु की ज्यामिति है, वो अनियमित हो जाती है। अगला पॉइंट है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण की मात्रा केंद्रीय परमाणु व अन्य परमाणु के बीच विद्युत ऋणता में अंतर पर भी निर्भर करती है। अब इसी प्रकार जैसे 9वां पॉइंट देखें हम कि बहुबंधित के अंदर जो प्रतिकर्षण का जो क्रम है वो इस प्रकार है। जो त्रिबंध होगा उसमें प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा लगेगा, और फिर जो द्विबंध है उसमें प्रतिकर्षण लगेगा, और सबसे कम एकल बंध के कारण प्रतिकर्षण लगेगा। तो बहुबंधों के अंदर इस प्रकार प्रतिकर्षण बल का क्रम होगा। और व्हिस्पर जो सिद्धांत है, इसकी सहायता से अणु की जो ज्यामिति है उसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जो सहजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, और एक केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और जो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों हो। तो अगर केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना हो तो उसकी जो ज्यामिति है वो नियमित होगी। जैसे हम उदाहरण को देख पा रहे हैं, AB2 प्रकार के यौगिक हैं, ये सारे AB2 प्रकार के यौगिक हैं। इसमें देखो केंद्रीय परमाणु A है, और इसमें इससे जुड़े हुए जो B2 परमाणु हैं जो इस प्रकार व्यवस्थित होंगे, और ये जब 180 डिग्री के कोण पर जुड़ेंगे, यानी कि ये इसी प्रकार से व्यवस्थित होंगे, तो ज़्यादा दूरी होगी और प्रतिकर्षण बल कम लगता है, तो इसकी आकृति है वो रेखीय होगी। और इसी प्रकार AB3 प्रकार के जो यौगिक हैं, ये सारे AB3 प्रकार के यौगिक हैं। तो A इसमें केंद्रीय परमाणु है, और इससे जुड़े हुए 3 B परमाणु हैं। ये तीनों B परमाणु इस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम लगे। तो ये तीनों के तीनों 120 डिग्री कोण पर अगर व्यवस्थित होंगे तो इसमें प्रतिकर्षण कम से कम लगेगा, और इसकी जो ज्यामिति होगी वो त्रिकोणीय समतलीय होगी। AB4 प्रकार के जो यौगिक हैं, A केंद्रीय परमाणु है, और इसमें जो B परमाणु है वो इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि उनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण बल लगे। तो इसकी जो ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय होगी, और बंध कोण का मान 109 डिग्री 5 मिनट होगा। और ये सारे के सारे AB4 प्रकार के यौगिक हैं। प्रकार AB5 प्रकार के जो यौगिक हैं उसमें भी देख लीजिए आप, जो A है वो केंद्रीय परमाणु है, और इसमें 120 डिग्री के कोण पर 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, और एक इसके आगे और एक पीछे, इस प्रकार ये 2 होंगे जो 90 डिग्री के कोण पर होंगे। और इस प्रकार की जो ज्यामिति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी, और ये सारे यौगिक AB5 प्रकार के यौगिक हैं। इसी प्रकार यदि AB6 प्रकार के यौगिकों की बात करें तो ये सारे AB6 प्रकार के यौगिक हैं, और इसकी जो ज्यामिति है अष्टफलकीय होगी। इसमें देखिए ये केंद्रीय परमाणु है A, और इसके चारों तरफ जो B परमाणु हैं ये परमाणु जुड़े हुए हैं, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ इस प्रकार ये जुड़े हुए हैं। तो टोटल 6 जो परमाणु हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होकर अष्टफलकीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार AB7 प्रकार के यौगिक हैं, इनकी जो ज्यामिति होगी वो पंचकोणीय द्विपिरामिड होगी, और IF7 AB7 प्रकार का यौगिक है जिसकी ज्यामिति इस प्रकार है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले जो अनियमित ज्यामिति है, जिनके केंद्रीय परमाणु के ऊपर लोन पेयर और बोन पेयर दोनों होते हैं, यानी बोन पेयर के साथ लोन पेयर भी होते हैं। जैसे AB2E, यहाँ पर E का मतलब होता है इस पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनकी संख्या। तो यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 1 है, और ये SO2 SO3। अब यहाँ पर देखिए इसका जो A है ये केंद्रीय परमाणु है। अगर SO2 में देखें तो सल्फर है वो केंद्रीय परमाणु होंगे, और इसमें जो ऑक्सीजन है वो जो इससे जुड़े हुए परमाणु हैं। तो इसकी जो ज्यामिति होगी वैसे ज्यामिति AB प्रकार के जो यौगिक हैं उस प्रकार से होनी चाहिए। इसकी जो ज्यामिति है वो ज्यामिति रेखीय होनी चाहिए, लेकिन इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने से प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, जिससे इसका बंध कोण घट के कम हो जाता है, और इसकी आकृति V आकार की हो जाती है। AB3E जो E है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदर्शित करता है, इसमें भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 है। तो देखिए इसकी जो ज्यामिति होगी वो AB3 प्रकार के जो यौगिक हैं जिनकी ज्यामिति हमने पहले देखी है त्रिकोणीय समतलीय होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होगी, त्रिकोणीय पिरामिडीय होगी, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, जिससे बंध कोण का मान घट जाएगा। जैसे ये सारे प्रकार के जो यौगिक हैं जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 पाया जाता है, NH3 NF3 NCl3 और Ni3, ये सारे यौगिक इस प्रकार के यौगिक हैं। इसी प्रकार अगर हम AB2E2 प्रकार के यौगिकों की बात करें, जिसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु से 2 परमाणु जुड़े हुए हैं और इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या भी 2 है। यदि
जो AB2 प्रकार के जो यौगिक हैं जिसमें रेखीय ज्यामिति होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो ज्यामिति होगी वो मुड़ी हुई या वी आकार की इसकी ज्यामिति होगी। क्योंकि जो जैसे जल है, जल का उदाहरण हमने पहले भी देख चुके हैं कि इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने से प्रतिकर्षण बल ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे इसमें बंद कोण का मान बहुत कम हो जाता है। इसका बंद कोण का मान लगभग 104 डिग्री और 5 मिनट के लगभग हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम AB4E प्रकार के यौगिक देखें जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से 4 परमाणु जुड़े हुए हैं और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 1 है, तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो विरूपी होगी या सीसो आकृति होगी या ढेकुली आकृति होगी, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिड आकृति है इसकी। और SF4 HCl4 इस प्रकार की ज्यामिति का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यदि हम AB3E2 प्रकार की ज्यामिति की बात करें तो इसकी जो ज्यामिति है वो AB3 प्रकार के यौगिक यानी त्रिकोणीय में समतलीय इसकी ज्यामिति होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज्यामिति है T आकार की होती है। और ये सारे यौगिक हैं ClF3, IF3 और BrF3 और IC3, ICl3 और BrCl3, ये सारे AB3E प्रकार के E2 प्रकार के यौगिक हैं जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 2 है। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 2 होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा और प्रतिकर्षण बढ़ने से ये जो बंद कोण का मान है वो कम हो जाता है और इसकी जो शेप है वो T आकार की हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम AB5E प्रकार के यौगिक की बात करें तो केंद्रीय धातु परमाणु से यहाँ पर 5 परमाणु जुड़े हुए हैं और इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 1 है। तो इसकी जो ज्यामिति है वो वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति होगी और इसके जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार हैं BrF5 और IF5, ये इनके एग्जाम्पल हैं और इनकी जो ज्यामिति है वो इस प्रकार होगी। तो वैसे अगर हम AB5 प्रकार के यौगिकों की बात करें तो उनकी ज्यामिति अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है तो उसकी ज्यामिति है त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, लेकिन यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसकी जो ज्यामिति है वर्ग पिरामिडीय हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो वेस्पर थ्योरी थी और वेस्पर थ्योरी के अनुसार हमने जो अणु की ज्यामिति है उनका अध्ययन किया है। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाकर और बेल आइकन को दबा लें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।